ठीक है बच्चों, तो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस की रिवीजन करवा रही हूँ मैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छा चैप्टर है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन यूजुअली जेईई में आते हैं, और इस चैप्टर का ना यूज आपके फर्दर फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में होता ही है। अब आगे जाकर अगर हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, आप उसकी यूनिट भी लिखोगे, आप उसकी डायमेंशंस भी लिखोगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम कुछ कुछ जैसे सेकंड टर्म में आपकी कुछ डेरिवेशंस है, हमने देखा नहीं था कि डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम एक क्वांटिटी का रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं दूसरी क्वांटिटीज पे कैसे है। So using that, we will also derive some particular expressions in physics. So that is why it is very important for us to understand units and dimensions chapter properly. तो आज की क्लास में हम उसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे ढेर सारे। आज का एम यही है कि ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो मुझे वो भी बताना, ताकि मैं वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो भी आप लोगों का रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चले आगे। चलो, so this is the first question which we will solve. ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला हमने टॉपिक यही पढ़ा था कि यूनिट्स क्या होती है मैम, डायमेंशंस क्या होती है मैम। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यू हैव टू डिटरमिन द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को चाहे बता देती हूँ। आप लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन तो देखा ही है। कूलम्स फोर्स का जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास कुछ ऐसा आता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये जो k होता है, दिस इज एक्चुअली अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट मीडियम यू हैव केप्ट द चार्जेस इन। तो ये जो k होता है इसको आप लिख सकते हो एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट, ये होती है बेटा आपकी परमिटिविटी। दिस इज योर परमिटिविटी। सो नाउ कैन यू गाइस टेल मी कि परमिटिविटी का अगर मैं डायमेंशंस निकालना चाहती हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ तो क्या आएगा। एक बार ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। निकालो बच्चों, परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। आई थिंक इसमें गड़बड़ हो जाएगी कलर में। आप लोग एक बार कैलकुलेट करो। आई यूज येलो कलर हियर। दिस व्हाइट कलर व्हेन आई सेंड यू द पीडीएफ इट माइट गेट इरेज्ड। चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आता है। वेरी गुड, 80। क्योंकि भाई चार्ज जो है उसका हमारे पास कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है ना। आपकी कूलम जो है फंडामेंटल यूनिट थोड़ी होती है। तो चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ज का हमें पता है, और रेडियस जो होता है, ये जो आर है ये डिस्टेंस होता है, इसका भी आपको पता ही है कि एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। फोर्स का आप लोगों को पता है कि फोर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द Ma'am, फॉर्मूला। is it ml3a2t-4? आपने सही बोला है, बस थोड़ी सी पावर्स आपकी सही है बट साइंस की गलती है पावर में। एक बार चेक करो। परमिटिविटी होती है ये। तो यहां से सबसे पहले आप देख लो कि परमिटिविटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ। परमिटिविटी को एक तरीके से आई कैन राइट एज एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर। राइट, इस तरीके से हम परमिटिविटी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मुझे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, अब 4 और पाई दोनों आपके डायमेंशन लेस होते हैं। फोर्स जो आपका 4 होता है दैट इज आल्सो अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, पाई इज आल्सो अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सो ऑल वी विल हैव इज डायमेंशंस ऑफ फोर्स, एंड यहाँ पे आप डायमेंशन डाल दोगे R स्क्वायर की। ठीक है, तो एक बार इसको डालो। सतीश बेटा क्या समझ नहीं आया एक बार बताओ। ऑल राइट, अब मैंने क्या बोला उस टाइम पे, जो सतीश को शायद डाउट है, दैट अगर मैं चार्ज के बारे में लिखूं तो चार्ज मेरा क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट इनटू टाइम होता है चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो यू राइट दैट एज 80। ठीक है, करंट का जो डायमेंशंस होती हैं दैट इज ए, टाइम की डायमेंशन आपको पता है टी होती है, सो यू कैन राइट दिस एज 80। तो अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगी व्हाट विल आई हैव, ऊपर मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। फोर्स का क्या होता है बेटा। मैम एम, ml2। वेरी गुड। फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो m1 l1 t माइनस टू, एंड एल स्क्वायर का भी यहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा t-2, एंड आर स्क्वायर की हो जाएगी आपकी एल स्क्वायर के बराबर। सो व्हेन वी प्लग दिस इन वी विल गेट आवर आंसर
ठीक है बेटा, परमिटिविटी जो होती है ये आप जैसे 12th क्लास में पढ़ोगे। कूलम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ रखा है ना 10th के अंदर, कि कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर आपने ऐसा कुछ कांस्टेंट लिखा होगा के, तो बेटा ये जो कांस्टेंट होता है इट इज अ मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं as 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is your permittivity। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि ये जो परमिटिविटी है इसकी डायमेंशंस मुझे बता दो। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे कि व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, सो वी विल गेट m-1, है ना, मास ऊपर जाके -1 हो जाएगा। देन l की वैल्यू नीचे 3 है तो ऊपर जाके l-3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ऊपर मेरे पास a2 है ही, और t⁻2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो t⁴ a। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इसकी यूनिट भी लिखने के लिए बोले तो आप यूनिट भी लिख सकते हो। अब यूनिट लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, अगर आपको यूनिट लिखनी है तो अगेन आपको परमिटिविटी हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड में ही लिखी है। पिछली स्लाइड में क्या लिखी है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F स्मॉल r का स्क्वायर। तो बेटा चार्ज की यूनिट आपकी कूलम स्क्वायर हो जाएगी अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हो। कभी कभी इसकी यूनिट को ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल्स होता है, तो कूलम स्क्वायर अपॉन जूल्स मीटर, इस तरीके से भी इसको कभी कभी एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी 1-2 यूनिट्स होती हैं, आप उससे वेरीफाई कर सकते हो कि इसकी क्या यूनिट होगी। इसकी ऐसा यूनिट इन 1-2 फॉर्म्स में आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, इज दिस क्वेश्चन ओके? Yes, ma'am. मैम ठीक है, के किस लिए है? के कहाँ पे लिया है ये? मैम फॉर्मूला में। ये बेटा कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था बताओ? कूलम्स लॉ पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, नहीं पढ़ा क्या? दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी होती है कूलम ने दी थी ना, कितनी फोर्स होती है? k Q1 Q2 upon r square। मतलब it was said that the force is directly proportional to the magnitude of the two charges and inversely proportional to the distance between them। तो k आपका कुछ constant of proportionality है, and this constant of proportionality is equals to 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the material which you are talking about। ठीक है, मैम। इसको और डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, अच्छे से इसको और स्टडी कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। हाँ रचना बेटा, क्या डाउट है बच्चा? मैम सेकंड स्लाइड में मैम जो फॉर्मूला है c² मैम c कॉलम के लिए है। नहीं, हाँ कूलम के लिए है ना, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है ना। यस मैम। C इज फॉर कूलम, फोर्स की मैम आपकी हम न्यूटन होती है। एम्पेयर नहीं यूज करेंगे। आपको बोला नहीं है ना कि बेसिक यूनिट में बताओ, वो वैसे ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस देख सकते हो कि क्या ऑप्शन आपके पास आ रहा है। यूजुअली इनको इसी यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके मैम। ठीक है, अगर एम्पियर में बोले तो यहाँ पर आप एम्पियर सेकंड के हिसाब से भी इसकी यूनिट लिख सकते हो, वो तो आप फिर यहीं से देख लेना ना। इसकी यूनिट आइडियली कितनी आ जाएगी अगर यहाँ से हम लिखते हैं, तो केजी इनवर्स मीटर रेज टू -3 सेकेंड रेज टू 4 एंड एम्पियर रेज टू 2। इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो। वहां से अगर वो दूसरा वाला तरीका करना है तो इन सब की यूनिट्स पुट इन कर दो, ऑप्शंस अपने चेक कर लेना कि कौन से ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आने हैं ना तो वो इजी हो जाता है। चलूं बेटा आगे? यस मैम। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये आपका एक जेई का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब दिस इज asked in one way or the another in a lot of JEE questions। मतलब आप देखोगे ना अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जेई के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इस तरीके से होते हैं। करते क्या है कि हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं, है ना, कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये आपको बोल देते हैं कि अब इन क्वांटिटीज को भूल जाओ, मैंने फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह कंसीडर कर लिया। तो अब ये फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के फॉर्म में मुझे बताओ कि डायमेंशन ऑफ लेंथ आपकी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? मैम एक बार और बता दूं मैं क्या बोल रही हूँ कि Yes. हमें पता है कि हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, ये तो आपको पता है यस मैम। है ना। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने फंडामेंटल यूनिट्स जो अपनी वो चेंज कर दी हैं। अब ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैंने फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लिया है।
अब आपको इन फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लेंथ की क्या डायमेंशन होगी वो बतानी है। अभी समझ में आया Okay, बेटा? Yes, मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यस आई थिंक डी ऑप्शन विल बी राइट, गुड जॉब। एक बार बाकी बच्चे भी ट्राई करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे बोल रखा है दैट फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड वी हैव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, टाइम को यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कर रखा है। इनके टर्म्स में आपको लेंथ को एक्सप्रेस करना है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा चीज है, जैसे वो डायमेंशनल एनालिसिस करते थे वैसे ही इसको कर लो। लेंथ की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, एल रेज टू 1। So let me say that L raised to 1 is equals to force raised to, let me say that L is equals to force raised to x, acceleration की जो भी dimensions है raised to y and final quantity is time raised to z। तो अब यहाँ पर अगर मैं dimensional formula लिखूं, I can write m0 l0 t0। डी आ गया। डी आ गया ना आंसर? यस ठीक है, मैम, ऑप्शन तो मैं डी। क्या लिख सकती हूँ, m0 l1 t0, this must be equals to what? अब फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, m l t minus 2 this raised to x। एक्सेलरेशन की क्या होती है, m0 l t minus 2 this raised to y। और t की आपको पता ही है, t की t ही होगी मैम, तो t raised to z। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर आप इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हो, राइट? वी कैन कंप्लीट दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी ऑब्टेन, I will get m0 l1 t0 will be equal to what, mx और my। So m of x plus y बचेगा यहाँ पर, l में क्या बचेगा, x plus y अगेन, l में भी मेरे पास x plus y बच रहा है, नहीं सॉरी m में खाली x बचेगा, y वाली टर्म तो 0 है ना, तो m में खाली x बचेगा, l पे x plus y बचेगा और t में क्या बचेगा, -2x -2y plus z, -2x -2y plus z। Is this okay? So now when I'm comparing these two sides, जब आप इन दोनों sides को compare कर रहे हो, आप देख सकते हो कि x की वैल्यू तो 0 है भाई, है ना, x की वैल्यू 0 है, x plus y की वैल्यू is 1। So this tells me that y should be equals to -1 and the final thing is that -2x -2y plus z is equals to 0। तो यहाँ से z की वैल्यू बताना कितनी आएगी मैम, हाँ बेटा, मैम y की वैल्यू 1 हाँ आएगी। y की वैल्यू +1 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू +1 आ गई, z की वैल्यू डाल के बताना यहाँ पे क्या आएगा, ma'am. तो -2 only 2 हो 2. जाएगी ना, -2 + z Yes, इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, एक्सेलरेशन की पावर 1 और टाइम की पावर 2। सो लेंथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय at² एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इज दिस ओके गाइस? व्हिच मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको दे सकती हूँ ना, कि हो सकता है मेरी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास को मैंने ले लिया है एक फंडामेंटल क्वांटिटी का सिस्टम, तो अब मुझे किसी रैंडम चीज की डायमेंशन बता दो, पूछ सकती हूँ ना यार आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन भी मैं अटपटा सा। ठीक है, हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ रचना मैम, बेटा क्या डाउट है? मैम a पे पावर 1 कैसे आई? y बनाया ना, है ना, a की पावर y है, y की वैल्यू 1 आ गई ना हमारे पास, तो a मैम पे पावर a 1 को आ गई। हमने y ले रखा था। a रेज टू y ले रखा है ना, f रेज टू x, a रेज टू y, t रेज टू z। तो a की Okay, पावर ma'am. जब y की वैल्यू बनाई है मतलब a पे पावर 1 आ गई, z की वैल्यू 2 आई है तो t की पावर 2 आ गई। ओके मैम। मैम आप इस ठीक है, तरीके चलें के आगे। क्वेश्चन का मैम इस तरीके के क्वेश्चन का एक और एग्जांपल करवा सकते हो आप? ठीक है, इसमें ना मैंने स्लाइड्स में ऐड कर रखा है, अभी देखते हैं। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन के बाद आ जाएगा, एक अगले क्वेश्चन के बाद इसी का एक और एग्जाम्पल। ओके मैम। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो इसके 1-2 एग्जांपल्स मैंने और डाल दिए थे। अब चलो डायमेंशनल एनालिसिस के एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, ये भी आप लोगों ने सीखा है। डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस जेई में आते हैं, ठीक है, और जेई में डायमेंशनल एनालिसिस से आते हैं, बल्कि मैंने एरर वगैरह से थोड़े क्वेश्चन कम देखे, इस वाले पार्ट से एरर, इस वाले पार्ट से डायमेंशन वाले पार्ट से क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं।
तो इसकी अच्छे से तैयारी करके जाना सब बच्चे, कि डायमेंशंस वाली चीज में कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, इसका बताओ कैसे करेंगे। Air bubble formed by explosion inside water performed oscillation with time period t, which is directly proportional to PA dB EC, जहां पे P आपका प्रेशर है, D डेंसिटी और E आपकी एनर्जी है। आपको A, B और C की वैल्यूज बतानी है, तो बता दो। व्हाट इज ऑसिलेशन? पेंडुलम देखा है सतीश बेटा? मैम है ना मैम इस पे पेंडुलम? कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना एक को। मैम a is equal to किसको? 5/6, b is equal to 1/2 and c is equal to 3. एक बार फिर से चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशन में ही होगी गड़बड़, है ना। तो बेटा पेंडुलम हो गया, हमारे गार्डन के अंदर जो झूला हो गया वो हो गया। तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे बार बार ऐसे ऐसे वापसी आते रहते हैं, राइट। दे आर मूविंग अबाउट अ मीन पोजिशन। तो इस तरीके की चीज को ऑसिलेशन कहते हैं, जहाँ पे आपकी एक मीन पोजिशन है और उसके अबाउट आपका मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट गिवन है, दैट एयर बबल फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन इनसाइड अ वाटर। अब एयर बबल है, एक पानी के अंदर एक्सप्लोजन हो गया, तो अब वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है विद टाइम पीरियड टी, एंड इट इज गिवन टू यू दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए डीबी एंड ईसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि पी जो है वो आपका प्रेशर है, पी आपका प्रेशर है, ये भी आपको बोल रखा है, डी आपकी डेंसिटी और ई आपकी एनर्जी है। आपको ए, बी और सी की वैल्यूज बतानी है। तो डायमेंशन एनालिसिस से तो बताओगे, है ना। यहाँ पर अब हम क्या बोलेंगे, दैट डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू, ये तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, के को भूल जाओ, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी रेज टू ए, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी रेज टू बी एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी रेज टू सी। स्क्रीन पॉज रहेगा बच्चों, एक सेकेंड। मैम हाँ मैम वापसी आई, तो मैम की स्क्रीन वाली प्रॉब्लम भी वापसी आ गई। अच्छा, ये चीज मेरी एक्सीलेंस वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नहीं होती है, so I think that this problem is also persisting here because a lot of students are joining, that is why this problem occurs, otherwise it should not happen. ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी का एक्सप्रेशन पुट कर दो बच्चों। टाइम पीरियड का आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m0 l0 t1। प्रेशर का क्या होता है? मैम Pressure? a की वैल्यू -5/6 आएगी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, सी की वैल्यू भी कुछ गलत आ है। गया। ठीक है, अब प्रेशर की क्या होती है, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो प्रेशर की यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगी, m l-1 t2, यही होती है प्रेशर की रेज टू a। डेंसिटी की क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m1 l-3 रेज टू b। एंड फाइनल आपके पास है एनर्जी। एनर्जी की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो very good, so we get ml2 t minus 2 raised to c. is this okay? Ma'am. ठीक है बेटा, नहीं या फिर yes? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो अब यहाँ से ma'am. दोनों को फिर से कंपेयर कर लो यार। अब क्या आ जाएगा, m0 l0 t1, this must be equals to what? अब मैं a, b और c वाली टर्म्स को सबको इकट्ठे कर देती हूँ। सबसे पहले m वाली टर्म को अगर मैं इकट्ठा करूंगी, m के ऊपर क्या आ जाएगा, a plus b plus c। Yes, ma'am. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू m a plus b plus c। l के ऊपर क्या आ जाएगा, -a -3b plus 2c, -a -3b plus 2c। ठीक है, और टाइम के ऊपर क्या आ जाएगा, 2a minus 2c, 2a minus 2c। तो अब कर लो यार कंपेयर। कंपेयर करने का क्या मतलब है मैम, कैसे करेंगे मैम, कैसे करोगे बताओ। a plus b plus c शुड बी 0, m के ऊपर 0 है ना। उसके अलावा क्या है मैम, -a -3b plus 2c, दिस शुड ऑल्सो बी 0। एंड एक इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 2a minus 2c must be equals to 1. 2a minus 2c must be equal to 1. So can you guys solve these and tell me what the values of a, b and c will come out to be? यस मैम कर रहे हैं। एक बार इसको सॉल्व करो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे t की पावर -2 आएगी बच्चों। By 2. हाँ यहाँ पर एक सेकेंड, एक गड़बड़ है, t की पावर इधर -2 आनी चाहिए ना प्रेशर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -2a आएगा एंड हियर ऑल्सो वी विल गेट -2a।
Now try to solve it. मैम B0 30 और AB 0 नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ हो रही है फिर तो कुछ। सारे जीरो थोड़ी आएंगे। यस मैम। करो करो, सॉल्व करो एक बार सब बच्चे। मैम B तो 0 आ रहा है। नहीं, कोई जीरो नहीं आ रहा, तीनों नॉन जीरो है। यार इसको मैम सॉल्व C करने वन का बाई ना, टू आएगा। C1 बाय, चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो पहली दोनों इक्वेशंस है ना, इसमें से B को एलिमिनेट कर दो। मैम B ठीक है, तो -1 आ रहा है। हाँ, तो इनको एलिमिनेट करने का क्या मतलब है, इसको आप लिख सकते हो एज 3A प्लस 3B प्लस 3C इज इक्वल टू 0। और ये दूसरी इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा? इफ आई ऐड दीज इक्वेशंस व्हाट विल आई गेट? 3A माइनस A इज 2A, देन वी हैव 3B से 3B कैंसिल हो जाएगा, 3C के अंदर 2C मेरा ऐड हो गया, तो क्या आ जाएगा? 5C। यस ठीक है, तो अब इन दोनों को आप कर सकते हो, इन दोनों को करोगे Yes, ऐड तो ये ma'am. 2A कैंसिल हो जाएगा, 5C माइनस 2C इज इक्वल्स टू 1, 3C मतलब 3C इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है Yes, C की क्या वैल्यू आ गई? 1/3. यहां से A की वैल्यू निकल जाएगी, अब A की वैल्यू निकालना C से। ठीक है, यस बेटा, यू आर राइट सतीश बेटा, B की वैल्यू हाफ आ रही है, गुड जॉब। C की वैल्यू, मतलब ये मेरा तरीका है, कोई और बच्चा कोई और तरीके से भी सॉल्व कर रहा है तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, मेरे को ये थोड़ा आसान लगता है तो इससे हो जाता है आसानी से। ठीक है, अब C की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इसको किसी -2A माइनस 2C वाली इक्वेशन में प्लग इन कर दो ना। आप लोगों ने क्या देखा था? -2A माइनस 2C विल बी इक्वल्स टू 1, और C की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 1/3। तो इफ आई प्लग दिस इन हियर आई विल गेट -2A माइनस 2/3 मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो -2A इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3, है ना? तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5/3। इसका मतलब क्या है? दैट A विल बी इक्वल्स टू -5/6। इज दिस ऑल्सो ओके कि हाँ मैम A की वैल्यू आ गई? क्लियर है बच्चों? Yes, ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ A, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ B। एक इक्वेशन मेरी ये भी थी दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0, ये भी तो इक्वेशन बनी थी ना हमारे पास। तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? A की वैल्यू है -5/6 प्लस B प्लस 1/3 मस्ट बी 0, दैट मीन्स B इज इक्वल्स टू व्हाट? 5/6 माइनस 1/3। सही लिखा है ना मैंने? हाँ, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी? 5 3 15 माइनस 6 अपॉन 1/2. 18, सही है ना? हाँ, तो 9/18 आ गई ना वैल्यू, तो सही है, 1/2 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है B की वैल्यू हाफ आ गई। तो यही तो आपका क्वेश्चन था, A B और C की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी। ठीक है, यू हैड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ A B और C। यही तो हम लोगों ने किया था ना बेटा डायमेंशनल एनालिसिस में। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो? यहाँ से आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड कैसे रिलेट कर रहा है प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी से, कैसे रिलेट कर रहा है। यहाँ से आप फाइनल चीज क्या लिख सकते हो? दैट दिस इज टेलिंग मी दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय pressure raised to -5/6, density raised to B, density raised to half, मतलब root of density, and final term थी energy raised to 1/3। यही तो किया था ना डायमेंशनल एनालिसिस में कि मैम एक, अगर मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर मुझे फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और वो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, मुझे पता है कि किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। सो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आई कैन फाइंड आउट दी पावर्स, कि किस पे वो पावर, किस पावर पे वो कैसे डिपेंड करती है, वो मैं डिटरमिन कर सकता हूँ। यही किया था बच्चों? क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अगले क्वेश्चन पे चलूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जेई का क्वेश्चन है, तो सब बच्चे ट्राई करना हाँ, करने की एक सॉल्व बार उसको। फिर से दिखा देना। एक बार पीछे वाली स्लाइड देख लो। मैम अब आप ही पढ़ाओगे ना? यार अभी तो फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, आई थिंक कल आपकी शायद जो भी क्लास होगी वो शायद सर के साथ होगी। मतलब अभी मेरा ना स्केड्यूल वही बता रही हूँ ना आपको, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में थोड़ा बिजी चल रहा है, तो सुबह वहां पे क्लासेस होती हैं, तो शाम को अभी 12th का बैच तो आई एम टेकिंग, बट 11th का बैच मैं ले नहीं पा रही हूँ।
इसलिए आपका शाहिद सर के साथ मर्ज है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ वो वाला बैच भी मुझे मिल जाए, पर क्योंकि हायरिंग वगैरह चल रही है, तो जैसे ही स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से मैं फ्री होंगी मैं आप लोगों के पास वापसी आ जाऊंगी। मैम वहाँ से आप कब तक फ्री होंगे? वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक, जितना मुझे पता चला है, तो अगले हफ्ते तक फ्री हो बहुत टाइम जाएंगे। लगने वाला है अगर आप एसओएसी के अंदर हो तो। नहीं नहीं, वहाँ पे देयर इज न्यू हायरिंग्स वगैरह टेकिंग प्लेस अपेरेंटली। फिजिक्स का आपका असल में हुआ क्या, कृष्णकांत सर है ना वहाँ पे, तो फिजिक्स के अंदर उधर दिक्कत ये हुई कि अब बैचेस आपके और डिवाइड हो गए आई थिंक। हाँ 5 बैचेस हो गए हाँ, तो वहाँ वो पे। 5-6 क्लासेस बन गए, तो अब वो तो सर मैनेज नहीं कर पाएंगे अकेले, दैट इज व्हाई आई एम कमिंग इनटू पिक्चर। बाकी वो वहाँ पे और भी टीचर्स वगैरह देख रहे हैं। मैम फॉर्म कब लिखनेंगे ऐसे एसएससी के? फॉर्म्स ये तो मुझे नहीं पता यार, ये मैं पूछ के बताती हूँ आपको। ओके। ठीक है, ये वाली चीज के बारे में आई एम नॉट सो श्योर, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन। ये क्लियर है बच्चों, आगे चलो, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं? ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है, वो बच्ची बोल रही थी ना कि मैम जैसा अभी वो क्वेश्चन किया वैसे 1-2 क्वेश्चन और करवा दो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज एक्चुअली अ जेई का क्वेश्चन। आई थिंक ये 2023 का ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई 2023 का ही है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अभी का ही है ये क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी एक शिफ्ट में आया था, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोला क्या है, अब यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज चुनी है। तो याद है कि क्लास में हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट का लिखा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है है ना? कैसे कैसे लिखा था? स्पीड ऑफ लाइट का तो बता ही दोगे, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MT-1। m0 mt-1 कहां से आएगा? वेलोसिटी क्या होती है? lt-1 l1 t-। सॉरी गड़बड़ नहीं करनी है। अब नहीं, वो ग्रेविटेशनल स्कूल के कांस्टेंट अंदर का, एक्चुअली उसका मंडे को टेस्ट है ना, हाँ फर्स्ट है वेक्टर्स का, तो हाँ, दिमाग में अभी मीटर पर सेकंड ही चल रहा है। हे भगवान, नहीं नहीं, अच्छा टेस्ट होगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका वो पेपर भी सही है, मुश्किल पेपर नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका यार, वो तो आपका टेस्ट इतनी बार दे चुके हो अभिजय आप तो स्टार्टिंग से अभी इतनी बार पढ़ लिया है वेक्टर, सब तो अच्छे से ही देना चाहिए। अब मैं पूछूंगी भी अभिजय के कितने मार्क्स आए हैं बताओ। मैम नहीं, मैम उसमें अब वो बैच मैम स्प्लिट कब होंगे ना, है? टॉप 40 को अलग कर देंगे लोग, तो इसलिए क्या वो हारा बेटा? है। मैम कब है? नहीं स्कूल क्या कब है? तो ये वेक्टर का टेस्ट थोड़ी है नहीं अब। नहीं, आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, इसका स्कूल ऑफ अच्छा एक्सीलेंस में है ना शायद वेक्टर का अच्छा, टेस्ट। ओके 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 मैम। मैम ठीक बहुत है, अब दर्द ग्रेविटेशनल अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे लिखते हैं बेटा वैल्यू? फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r। वेरी गुड। तो जी का हम यहाँ से एक्सप्रेशन निकालते हैं, फोर्स का आपको पता है, मास का आपको पता है, आर का आपको पता है, डिस्टेंस होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, कुछ इस तरीके का आया था, m-1 है ना, L3t-2। भाई यही याद है मुझे, सही है ना ये? यस मैम सही है। ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का जब हमने निकाला था, हमने क्या यूज किया था फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू h म्यू, जहां पे E इज योर एनर्जी, म्यू इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब प्लैंक्स कांस्टेंट का हमने एक्सप्रेशन लिखा था, प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या लिखा था हम लोगों ने? m1 l2 and t-1। t-1, मतलब एक तरीके से टाइम से मल्टीप्लाई हो गया आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, बस। तो अब यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं ये मुझे गिवन है, आपको बताना है कि डायमेंशंस ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम क्या है। तो बेटा डायमेंशंस ऑफ मास बताने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं बोल देती हूँ दैट लेट मास बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट रेज टू x, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेज टू y एंड प्लैंक्स कांस्टेंट रेज टू z। ठीक है, लेट मी से दिस। सो आई कैन से दैट द डायमेंशंस ऑफ मास आर m0 l, sorry, dimensions of mass are not m0, dimensions of mass are m1 l0 t0। तो this must be equals to, अब ये सारे यहाँ पे प्लग इन कर दो ना, m0 l1 t-1 रेज टू x। g की डायमेंशंस हमें पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, m-1 l3 t-2 रेज टू y। और h की भी आप लोगों को पता है, m1 l2 t-1 रेज टू z। हाँ बच्चों, अंकुश बेटा क्या डाउट है? हम समझ गए गलती समझ गए? ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज m1 l0 t0। अब ये लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? मास वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख दो, लेंथ वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख दो, टाइम वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख दो, ताकि बाद में आप इक्वेशन बना पाओ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली राइट मास, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर -1 है, तो आई विल गेट -y, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे आई विल गेट z। सो m -y प्लस z, लेंथ की वैल्यू में क्या आ जाएगा? यहाँ पर x है तो x आ जाएगा, 1 है क्योंकि,
यहाँ पर आपका +3y है। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन अभी एक बार सॉल्व करके देखती हूँ। C हाफ H हाफ, हाँ फोर्थ ऑप्शन आया सही, गुड जॉब। ठीक है, तो बेटा अब ये क्या आ जाएगा, लेंथ को जब लिखोगे यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो x + 3y + 2z। ठीक है, एंड टाइम के साथ क्या आ जाएगा, टाइम के साथ आई विल गेट -x -2y -z। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, ये वाले यहाँ तक यस सब क्लियर है। मैम। अब आप यस इक्वेशंस कंपेयर मैम। करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से यस मैम, सॉल्व कर लो। निकालते हैं एक निकालो, तब सेकेंड। तक मैं इक्वेशंस भी आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। इक्वेशंस बन जाएंगी -y + z। क्या बेटा? अच्छा, म्यूट कर लो सब अपने आप को बच्चों। एक सेकेंड। ठीक है, बोलने के बाद म्यूट कर लिया करो, वरना फिर डिस्टर्बेंस आती है सारे बच्चों को। चलो, तो जब हम इधर इसको लिखेंगे तो पहली इक्वेशन तो बन जाएगी -y + z शुड बी 1। सेकेंड इक्वेशन विल बी x + 3y + 2z should be equals to 0, and final equation is -x -2y -z is equals to 0। है ना, यही है ना, -x -2y -z is equal to 0। So you can try to solve these two equations। ये बड़ी सिंपली आपकी सॉल्व भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत की भी बात नहीं है इनके अंदर। ठीक है, डायरेक्टली अगर इनको सॉल्व करना है ना तो बता देती हूँ, ट्रिक यही है कि इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग दीज टू। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x से तो x कैंसल आउट हो गया, 3y - 2y विल गिव मी y एंड +2z - z विल गिव मी z। तो y + z इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब अगर मैं ये y Yes, ma'am. इसमें ये जो दूसरी इक्वेशन है ये ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -y + z इज इक्वल टू 1, विच मीन्स 2z इज इक्वल टू 1। तो z की वैल्यू आ गई सीधा 1/2। 1/2. ठीक है, अब y + z इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2। -1/2. अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लोगे ना। -3/2। नहीं नहीं, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगी, x को इस साइड पे ले जाओ, -2y - z, ये है ना वैल्यू, तो -2 × हाफ -z। यहाँ पे नेगेटिव भी है क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - हाफ। तो x की वैल्यू भी आपके पास, बेटा स्क्रीन गई क्या? Yes, एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? x से नेगेटिव x ही तो कैंसिल होएगा, x + -x क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? हाँ मैम, समझ गया, मैंने गलती है ना, करी। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो। ठीक Yes, है, तो ma'am. आ गई ये तीनों वैल्यूज, है ना। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या Yes, लिखा ma'am. था हमने, मास इज इक्वल्स टू c⁻x g⁻y h⁻z। तो इसका मतलब है मास इज इक्वल्स टू c⁻x मतलब c⁻½ g⁻−½ h⁻²। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मास का। तो यहां से अगर मैं ऑप्शंस मैच करूंगी तो बिल्कुल सही बोला था बेटा ने, h⁻½ c⁻½ g⁻−½ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये वाला जो है ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी। इज दिस ओके गाइस? ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? जिस बच्चे को कंफ्यूजन थी ये समझ में आया कि किस तरीके से ये हो रहा है फॉलो? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। चले आगे बच्चों। शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव बीन गिवन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दैट v² इज इक्वल्स टू 3mgl 1 - cos थीटा अपॉन कैपिटल M 1 + sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि भाई v वेलोसिटी है, स्मॉल m और कैपिटल M मासेस हैं, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड l इज योर लेंथ। सो कैन यू गाइस चेक एंड टेल मी इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट? एक बार इसको चेक करेंगे और बताओ कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। फॉर्मूला सही है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? दोनों की डायमेंशन देखते हैं मैम, इधर की और वेरी उधर गुड, की। दोनों के डायमेंशन देखते हैं मैम, इधर की और उधर की। तो देखो डायमेंशन, बताओ कि फॉर्मूला सही आ रहा है नहीं आ रहा।
मैम सही है सही लग रहा है? इसमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? एलएचएस की पहले डायमेंशन लिख लो। एलएचएस की तो जो आपकी डायमेंशन होंगी वो आपकी वी स्क्वायर की डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर हो जाएगी, -2 है ना? सो वेरी गुड, तो दिस विल बी L2T-2। ठीक है, अब बचा क्या? अब आपको ये 3mgl/m 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की डायमेंशन लिखनी है। तो बेटा एक चीज तो यहाँ से हमें पता है कि कॉस थीटा जो होगा वो डायमेंशन लेस होता है ना? वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। तो हमें डायमेंशन खाली किसकी निकालनी है? ये 3mgl/m की। तो RHS में बेसिकली वी हैव टू डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ 3mgl/M। इसकी डायमेंशंस हमें निकालनी है। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? अब मैम ये 3 ब्रैकेट में भी तो है L प्लस कॉस L माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है बेटा, वो L नहीं है वहां पे। मैम इसमें तो L इज लेंथ तो L का है। L ये रहा ना, mgl। ये रहा तो छोटा सा दिख रहा है। ठीक है, दिख गया? Yes. मैम जो नीचे है वो एम वो मास नहीं है वो भी मास है। मैम, उसको आपने 1 लिख दिया। कहाँ लिखा 1? M लिखा तो है, ये रहा। अच्छा, वो स्क्रीन कट screen गई मैम मेरी। स्क्रीन लगा कर गई स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन अकड़ गई बोल रहे हैं बच्चे। ये बढ़िया शब्द है, अकड़ गई। अभी आ गई सही? यस मैम, अब सही है। ठीक है बेटा, उसको बन गई गर्मी है। में ठंड लग गई। गर्मी में मेरी स्क्रीन को अलग अलग चीजें हो रही हैं। मैम नहीं, हाँ बेटा। मैम 3 तो डायमेंशन लेस होगी। हाँ, तो 3 को हटा दो। तो ऊपर क्या बच गया? मास की क्या होती है? m1। ग्रेविटेशनल की क्या होगी? L1T-1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की आ गई। मैम करेक्ट है ये। ठीक है, करेक्ट है ना ये? यस मैम। मैम स्क्रीन यस मैम। एक सेकेंड, अभी आ गई बच्चों? ऑलराइट, तो मास से तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी आपके पास डायमेंशंस कितनी आ जाएंगी? L2T-2। So we can see that the dimensions on the left hand side and right hand side are the same. So that is why we can say that this formula, मैम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की थोड़ी लगाई है हमने। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके ओके। ठीक है, एक्सेलरेशन वाली तो लगेंगी। G स्मॉल g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर रिप्रेजेंट कर रहा है ओके बेटा। ओके ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। इस तरीके का डायमेंशंस वाली चीज में तभी बोल रही हूँ कि डायमेंशंस वाली चीज में वेल वर्स हो जाओ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डायमेंशंस के काफी क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है बच्चों, चलूं आगे? यस मैम मैम। हाँ यस बेटा। मैम। मैम वो थोड़ा सा मेरा मतलब मेरा नेट का इशू चल रहा था मैम। वो mg के आगे क्या करा है आपने? बेटा 3mgl/m है राइट हैंड साइड पे। मैं बोल रही हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। कॉस Yes, तो ma'am. हमेशा एक नंबर आएगा ना, कॉस थीटा अगर आप किसी का भी लोगे तो दिस विल बी डायमेंशन लेस, है ना बेटा? Yes, ma'am. तो m की डायमेंशंस m⁻1, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन L1T-2, लेंथ की डायमेंशन L⁻1 डिवाइडेड बाय अगेन मास, मास की डायमेंशन इज m⁻1। सो आई विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन ना। ठीक है बेटा? ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन उसकी अलग आती है और ग्रेविटी की जो अलग होती है वो अलग आती है। बेटा देखो, ग्रेविटी की ना दो है। एक तो आपके पास g है, कैपिटल G होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस है मैम। ना? ये तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जो हमारा फोर्स वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें यूज हो रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक हमारे ऊपर ग्रेविटी भी तो लग रही है ना। ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे नहीं आती। समझ गया मैम, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है एक्सप्रेशन वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने यूज किया था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का था। तो सारे एक्सप्रेशंस रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलूं आगे? चलो Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, दिस ma'am. इज वेरी गुड। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये आपको एक फॉर्मूला गिवन है। यहाँ पर डी जो है आपका, वो आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। N1 और N2 आपके यहाँ पे N2 माइनस N1 गिवन एक्सप्रेशन में N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम along x1 एंड x2, जहाँ पे x1 और x2 आपके डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपको डी की डायमेंशन बतानी है क्या होगी। तो गुड क्वेश्चन। ठीक है, डी की डायमेंशन बतानी है क्या होगी। तो एक एक करके सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं यार, उससे आपका मैम डी का इसमें डायमेंशन। कैपिटल एन क्या है?
कैपिटल एन आपको गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके मैम। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करो बच्चों। कैपिटल एन की क्या डायमेंशन होंगी, चलो पहले यही बताओ। मैम डी की आ रही है m0 l-2 t1 आ रही है। उल्टी बोल रहे हो बेटा, एक उल्टी बार क्या? चेक करो। मैम सॉरी m0 l-3 t0 आ रहा है। नहीं यार, अभी अभी करते हैं सॉल्व। आपने जो पहले बोली थी वो सही थी, उसमें आपके साइंस गलत आए हुए हैं। एक बार चेक करते हैं। नंबर ऑफ इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो कोई डायमेंशन होएंगी नहीं ना, किस मैम? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एक नंबर आ गया। पर यूनिट एरिया मतलब एल स्क्वायर, और पर यूनिट टाइम मतलब टी। इज दिस ओके कि कैपिटल एन की ये डायमेंशंस आ गई मैम? ठीक है, वैसे अगर आपको ये n2 माइनस n1 की डायमेंशन निकालनी है तो वो भी तो निकाल सकते हो। n2 माइनस n1, अब आपको n1 और n2 कितने गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो अगेन इट्स जस्ट अ नंबर डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम की हो जाएंगी एल क्यूब, यूनिट वॉल्यूम की हो जाएगी एल क्यूब। ठीक है, मैम m0 एंड ये l2 एक्स, t-1। हाँ बेटा, सर m0 हाँ वेरी l2 गुड, ये आ रहा है सही t-1। आंसर। राइट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, वैसे ही x2 माइनस x1 की निकालोगे तो दोनों डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, l के बराबर हो जानी चाहिए ना। तो एक तरीके से d जो है आपका, d इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1। तो d की डायमेंशन कितनी हो जाएंगी, डायमेंशन ऑफ n मतलब 1 मैम अपॉन ये एल n की स्क्वायर। डायमेंशन लेके किया है ना, क्या? ये जो इधर जो है राइट हैंड साइड में जो हमने किया है आपने। हाँ हाँ, सबकी डायमेंशंस ले लो ना बेटा। हमने n क्या लिखा है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस द मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट्स जस्ट अ नंबर। पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है, आप एल स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यस एंड आप पर समझ यूनिट रहे टाइम मींस टी से करेंगे, हैं। यस मैम। है ना बेटा। तो n की डायमेंशंस आ गई मेरे पास। n2 यस मैम। x2 माइनस x1 की हमने देखी थी l होती है, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाय n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 की l रेज टू माइनस 3 है। तो कर लेंगे इससे कैलकुलेट, है ना। यहां से जब हम डायमेंशंस ऑफ d निकालेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, ये l से एक l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, l रेज टू माइनस 3 ऊपर जाके l3 बना देगा, उससे एक और l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास d की डायमेंशन आ जानी चाहिए l2t-1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये कैसे होता है बेटा, आप जेई के ना कुछ क्वेश्चंस, हाँ बच्चों क्या बोल रहे हो? एन वाला समझ नहीं आया। अच्छा, n का यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आगे, पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो कोई डायमेंशन होएंगी नहीं, वो तो एक नंबर यस मैम। है ना बेटा। यस डायमेंशन किसकी होगी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया की डायमेंशन 1 अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगी, पर यूनिट एरिया है क्योंकि डिवाइड करोगे एल स्क्वायर से, और पर यूनिट टाइम है तो 1/t हो जाएगा। अभी समझ में मैम आया? हाँ बेटा। यस मैम आ ये गई। जो था एल एल की पावर -2 आएगी ना मैम, ये जो अपॉन में n2 माइनस n1 है। नहीं, देखो ना क्यों नहीं आ रही एल की पावर -2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो l3 नहीं हो जाएगा? मैम अभी लेके देखो मैम, ओवर तो एल भर दिया आपने x2 माइनस x1 का। हाँ हाँ, तो अब मैं इसको और अगर ऊपर लेके जाऊंगी तो ये l3 नहीं हो जाएगा, यहाँ से l से एक l कट गया, एक यहाँ से l कट गया, बचेगा तो ऊपर l स्क्वायर। हाँ, हाँ तो वही तो लिखा है। तो मैम -2 आना चाहिए ना, -2 थोड़ी आएगा, क्योंकि ऊपर वन लेके वन जाओगे तो बाय एल नेगेटिव स्क्वायर का है। पॉजिटिव नहीं हो जाता? तो इधर बेटा मैम यहाँ इधर पर भी एक तो। l3 भी तो है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ये भी ठीक तो देखोगे ना। यहाँ पे अगर मैं पावर नीचे नीचे की पावर ले लूं तो l-1 आ गया ना, ऊपर लेके जाऊंगी तो l स्क्वायर नहीं हो जाएगा? है। यस मैम यस मैम। यही तो बोल रही थी कि अगर ये l-3 को ऊपर ले जाओगे तो l³ हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, हाँ। और क्या बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था? यस मैम। ये वाली चीज क्लियर हो गई। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में बच्चों? समझ में आया बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है, थोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस से बाहर मैम निकलते हैं। 1 मिनट। हाँ देख लो अच्छे से देख लो अच्छे से। क्या बेटा? PDF PDF भेज दूंगी, अभी क्लास खत्म होते ही भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने भेज दूंगी। उसके एंड में भी ना थोड़े से इसमें भी क्वेश्चंस है, और ना मेरे को एक अच्छी वर्कशीट मिली है, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक भेज देती हूँ। उसके अंदर थियोरी भी है, उसके अंदर लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। आई थिंक मैंने आप लोगों के ग्रुप में भेजा भी था, नॉट सो श्योर इफ दे वर द सेम लिंक्स और नॉट, बट एक बार फिर से भेज दूंगी। उसके एंड के क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। चलूं बच्चों आगे? ठीक है, ये वाले ना चैप्टर से थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस पता है कब बन जाते हैं? जब आपका 11th-12th का सारा सिलेबस खत्म हो गया, फिर अब से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी कॉइल की क्या होगी, वो आप पढ़ोगे 12th में, तो अभी उसका फॉर्मूला बता के क्या करूं आपको, है ना? तो जैसे जैसे फॉर्मूलाज आपके एक्सपैंड होते रहते हैं, वैसे वैसे ये चैप्टर का स्कोप भी बढ़ता रहता है। चलूं बेटा आगे? ऑलराइट, तो चलो अब एक सिंपल क्वेश्चन सब बच्चों के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। यस मैम। फर्स्ट में 1 होगा, वेरी गुड, फर्स्ट में 1 होगा। अब आएंगे धड़ाधड़ आंसर बच्चों के। फर्स्ट में सेकंड 1 में होएगा। 3, मैम सेकंड वाले में 3 होगा। वेरी थर्ड वाले गुड। में 4, मैम फोर्थ थर्ड वाले में 4, 4 फिफ्थ वाले में भी 4th, और सिक्स्थ वाले में Very भी good. 4th। थर्ड वाले में 4 हो गया, फोर्थ वाले में भी 4 है ना? फिफ्थ वाले में भी 4 है, यस, सिक्स्थ है। वाले में भी 4 है। 4 है। 6 वाले में 4 है। ठीक है, कैसे कैसे हुआ अब ये देखो। ये जो फर्स्ट वाला है इसमें खाली 7 आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये इनिशियल वाले 0 किसी काम के नहीं है। सेकंड वाले में 2.64 इंटू 10⁻24 है, तो ये 10⁻24 तो कुछ काम का है नहीं हमारे, वो तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। 2.64 हमारे काम का है, तो 2, 6 और 4 तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये वाले में अब 0 जो होता है, लास्ट वाले जो जीरोस होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। तो 0.2370 चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली हियर एज वेल 6320 चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 6032 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे चारों के चारों, एंड यहाँ पर भी 6032 जो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, सतीश बेटा पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो बताओ एक बार बच्चों क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाँ बेटा रचना, क्या डाउट है बच्चा? मैम सेकंड वाले में तो यूनिट लगा है, तो फिर हम 10⁻24 को नहीं लेंगे। नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में आपका एक्सप्रेस्ड है, तो खाली 2 और 6, 2.64 जो है आपके वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ये आपका मैम इसमें साइंटिफिक यूनिट भी तो है। बेटा यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर वहां पे 600 किलो लिखा हो, तो वो हमने उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, बट वैसे हमने पढ़ा है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो तो जरूरी नहीं होते ना, है मैम ना? तो अगर हम इसे 10⁻24 सिंप्लीफाई करके 10⁻24 हो। मैम अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इसके मतलब 264 के पीछे 22 zeros लग जाएंगे, तो फिर नहीं हम यार, वहां पे काउंट भी वैसे जीरोस जो होते हैं आपके, जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट होते नहीं। अगर आपके ये जीरोस पता है कब सिग्निफिकेंट होते हैं, आप सिचुएशन समझने की कोशिश करो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोग वेट मेजर कर रहे हो अपना, किसी बच्चे का वेट आ रहा है 50 किलो, तो वहां पे तो इंस्ट्रूमेंट आपको 50 मेजर करके बोल रही है ना, तो वो जो 0 है उस केस में सिग्निफिकेंट हो गया आपका। अब यहाँ पर आप 22 तक जीरोस वाली कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? ठीक है, तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में आपका एक्सप्रेस्ड है तो 2.64 जो है, 2, 6 और 4 वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। एक बार जो आपका क्वेश्चन है, बाकी मैं और सर्च करके बताती हूँ, बट ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो ये बाद वाले 22 जीरोस होंगे, दे वोंट बी सिग्निफिकेंट। ओके मैम। ठीक है बेटा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या, एक बार सतीश बच्चे को ये बताओ, सब बच्चे। मैम जो मतलब जो जीरोस हम ना सर्टेनिटी से प्लस मतलब काउंट करते हैं। वेरी वो। गुड सतीश बेटा, होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? अगर आप अपने स्केल से कोई मेजरमेंट करोगे, है ना, आपको मैं बोल रही हूँ कि स्केल से कोई चीज मेजर करो, तो आपको दिख रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है, मतलब 5.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है। तो आप 5 सेंटीमीटर तो मुझे सर्टेनिटी से बताओगे, जो ये आपने 0.1 वाला बताया ना 1, वो आपने मुझे अनसर्टेनिटी से बताया, क्योंकि आपके स्केल में इतनी तो डिविजन है ना, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ फिगर्स जो आप सर्टेनिटी से बता रहे हो प्लस 1 अनसर्टेन फिगर।
ठीक है, ये आपका मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब अगर आपको कोई भी ऐसी मेजरमेंट गिवन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स रिकॉग्नाइज करने के देयर आर सर्टेन रूल्स। ठीक है, एक बार प्लीज सी अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। आप एक बार अपने ग्रुप में जाओगे, वहां पे बिटली लिंक में देखना कि मेरा बिटली लिंक में वीडियो इसकी एडेड है। बट इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं कि आपकी जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट है ही। तभी देखो कि हर जगह पे हमने जो नॉन जीरो डिजिट्स है उनको सिग्निफिकेंट ले रखा है। जीरो आपके यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होते। जीरो आपके दो जगहों पे सिग्निफिकेंट होते हैं। एक तो अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो तब आपका जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और दूसरा अगर डेसिमल प्लेस में वो एंड में लाई कर रहा हो तब आपका वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बता रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना प्रिसाइज है। इज इट ओके बच्चा? ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ये सिग्निफिकेंट फिगर का देख लो। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बच्चों। स्क्रीन फिर से रुक गई है, एक सेकेंड। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। हाँ बच्चा अभी आ रही है, मैं पकड़ रिफ्रेश ही गई। कर रही हूँ। स्क्रीन अकड़ गई हमारी फिर से अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब कल अच्छे से सबको टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद एवरीवन अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं आपके टेस्ट के रिजल्ट्स के वो भी मेरे साथ शेयर करना। नाम भी लिख लेना नीचे कि मैम मेरा ये नाम है और इतने मार्क्स आए, या फिर ऐसा रहा टेस्ट, अच्छा नहीं रहा मैम। देखो मैम ये नहीं गलत ये बात सही है। बात है, ये सही बात है, बस बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए। यार टेस्ट कर रहे हो तो टीचर के साथ शेयर तो कर दो। नहीं मैम ये यार वादा गलत मत बात क्या है करो, इसमें? ये वादा मत करवाओ। नहीं नहीं कोई वादा वुदा नहीं है। देखो ये सिंपल चैप्टर है, जब आगे जाके 5-6 चैप्टर के बाद 5-6 चैप्टर का टेस्ट आएगा ना तब देख लेंगे। बट अभी ये सिंपल सिंपल चैप्टर्स चल रहे हैं, तो इसमें तो बढ़िया कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ मैम करेंगे, मैम जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। नहीं ठीक मैं है किसी इसको, चैप्टर में नहीं बोलता ऐसा कि ये जो बोलोगे करूंगा। नहीं नहीं इसको इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए। मैम वॉल्यूम का तो फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा के। हाँ निकालो, ma'am. डेंसिटी कितनी आ रही है? 4.78। वेरी गुड। डेंसिटी बच्चे ने मुझे कितनी बोली कि मैम डेंसिटी आ जाएगी 5.74 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारी कितनी बोली बेटा? 5.78। नो मैम 4.78। 4.78 ठीक है, 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी डेंसिटी आ गई। सब बच्चों की यही आ रही है? तो ये सही है क्या, या फिर इसको कुछ और तरीके से लिखना है? लगा के 4.8 आ रही है। हाँ Yes, वेरी ma'am. गुड, 1.8 आ रही है। बिल्कुल सही, मैम ये बिल्कुल सही। 4.8 होगा। बिल्कुल सही। क्या बच्चों म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, यस बेटा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी क्या होती है आपकी? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे आपको जो मास था वो 5.74 ग्राम्स का मास गिवन है। आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। बट वी नीड टू एक्सप्रेस दिस कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है? 5.74 में 3 मैम सिग्निफिकेंट इसका आंसर फिगर्स हैं। 4.8 है। इसका आंसर 4.8 है। 5.74 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सो वी विल एक्सप्रेस इट इन terms of two significant figures. In terms of two significant figures. So the correct answer will be, अगर इसको मैं राउंड ऑफ करती हूँ, I will get 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी SI यूनिट होती है बेटा आपकी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, the SI यूनिट ऑफ डेंसिटी is kg पर मीटर क्यूब। अंकुश बेटा क्या डाउट था बच्चा आपका? हैंड रेज किया था आपने। मैम मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब हाँ डिवीजन में कितनी सिग्निफिकेंट चाहिए और सब्ट्रैक्शन में कितनी चाहिए। ठीक है बेटा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चाहिए ना? आपने जैसे यहाँ पर आंसर निकाल लिया डिवाइड करके, 4.78 आपका आंसर आ गया है ना। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखनी है कि जिन नंबर्स को आपने डिवाइड किया है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है? और नीचे वाले की। नीचे वाले की। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो ये 2 के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस करोगे। चाहे आपको डिवाइड करना है, चाहे आपको ऐड करना है, चाहे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आपको मल्टीप्लाई करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको आप सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करोगे। जितनी भी आपकी सारी डिजिट्स थी जिनको आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस डिजिट की थी उतने ही टर्म्स में आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो आगे। मैम 600 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी ना? किसमें? 600। हाँ 600 में एक ही होगी, उसके आगे वही पॉइंट है। अगर केजी लगा देंगे 2 3 हो जाएंगी। ओके मैम।
ठीक है, तो ये अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में, तभी हम बोलते हैं कि अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो 10⁻24 आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है बच्चा, जो भी आपकी 10 की पावर होगी दैट वोंट मैटर, दैट इज व्हाई वी एक्सप्रेस आवर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की अपने आप ऑटोमेटिकली टेक केयर करके उसको रिप्रेजेंट करती है। और मैम अगर वो ऑर्डर में हो जाता तब भी एक ही आता, मतलब अगर 10 इंटू 10 की, सॉरी 1 इंटू 10 की पावर 3 kg तो फिर 1 हो जाता। हाँ, तब भी बनी है, सिग्निफिकेंट फिगर तो बनी है। नहीं, ठीक पहले है, अगर अब अगर मैं 1.0 लिख दूं तो यहां पर आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे, ये चीज क्लियर है बच्चों? मैम ज्यादातर ऑर्डर में लिखना चाहिए। ऑर्डर में नहीं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लिखना साइंटिफिक नोटेशन में ही चाहिए हमेशा। साइंटिफिक नोटेशन में वही जो ये कंफ्यूजन बच्ची को नहीं हुई थी, अब बिल्कुल सही उसने आंसर, बिल्कुल सही उसने क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर मैं यहाँ पर 600 kg लिख रही हूँ तो 600 kg में बेटा क्या होता है, ये दोनों जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। रीजन बीइंग दैट आपने अपना इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से यूज किया होगा कि 600 आपका आंसर आया। उसी की जगह पे अगर मैं इसको 6 इंटू 10⁻² लिख रही हूँ तो मैम नहीं आ रहा, तो बेटा इसका मैम मतलब क्या है, अगर आप इसको इसकी ऐसे एक्सप्रेस करोगे। मैम अगर मैंने 600 kg को 6000 सॉरी वो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ग्राम आगे यूनिट लगा दी तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा आंसर? सर मैम 6 लाख kg हो जाएगा। 6 लाख kg हो जाएगा। तो उसको आप पता है कैसे करोगे? 6 लाख kg में कितने जीरोस होते हैं? 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे। तो उसको आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ और मुझे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको एक्सप्रेस करना है, आई विल राइट इट एज दिस। अच्छा मैम, मतलब यूनिट कन्वर्जन में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो सेम होनी चाहिए। हाँ, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। अभी समझ में आया बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको, जो मैम मैं मैंने कह वहां रहा पे हूँ बोला? यूनिट नहीं हो इसमें, खाली 600 हो तो एक ही होगी। हाँ, तो फिर एक ही होगी, तो खाली 6 आप ठीक है। मानोगे कि 6 इज द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस केस। ठीक है, तो यही ओके मैम, कंफ्यूजन होता है यस बच्चों को। मैम। तभी ना जैसे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे बच्चे ने बिल्कुल बोला कि 600 kg है, तो उसको मैंने कैसे लिखा, अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा 6.00 into 10⁻² kg, so I can see that there are 3 significant figures now. I can similarly express this in grams as well. Again the significant figures won't change. अब अगर आप इसको ऐसे इमेजिन कर लोगे 6 into 10⁻², तो बेटा यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। ठीक है, so this should correctly be expressed like this. Is it okay बच्चा? ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तभी बोलते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर दो। मैम दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दूं, मैंने क्या बोला? आप लोग, आपने मेरे से क्या पूछा कि मैम 600 kg है, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। फिर आपने बोला कि मैम अगर 6 इंटू 10⁻² kg है, तो इसमें मेरी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो मैम। दिस 600 kg is actually equal to 6.00 into 10⁻² kg. यहाँ पर आपकी फिर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई ना। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो दैट इज वाई साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तभी वो वाले केस में ये जो 2.64 था हमारे पास इंटू 10⁻24 kg जो भी था, उसमें भी हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही थी। ये जो बाकी सारा ये आपका चलो आ रखा है, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी 3 ही है। ठीक है बच्चों, ओके मैम। चलूं आगे? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे ने, किसी ने हैंड रेस किया है अभी, तो डाउट है तो बता दो। अब ये वाला बताओ, इसमें कैसे कैसे निकालते हैं सारी चीजें? सबसे पहले मीन कैसे निकालते हैं? मैम टोटल बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तब करना हो टोटल Total- बाय नंबर। मैम करते हैं। टोटल करके बताओ कितना आएगा इन सबका, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। बेटा अब यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहली चीज हमें निकालनी है मीन वैल्यू। तो ये तो मैथ्स में ही पढ़ा है, किसी चीज की मीन वैल्यू का क्या मतलब है, जितनी भी सारी रीडिंग्स आई हैं उन सबको ऐड कर दो एंड यू डिवाइड देम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज व्हिच यू आर गेटिंग। सो इन दिस सिचुएशन वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यूज आ रही हैं अलग अलग। सो वी विल गेट 8 मीन वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो 8 जो वैल्यूज आ रही है उन सबको मैम नोट डाउन कर क्वेश्चन लो। शो नहीं हो रहा। अच्छा, क्वेश्चन शो हो रहा है बेटा, वैसे आई थिंक एक बार रिफ्रेश करो मैम बच्चों। हो सब रहा है, हो रहा है। हो रहा है, विजिबल है बेटा, एक बार रिफ्रेश करो, अभी आया नहीं तो। मैम आ गया आ गया। आ गया, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मीन वैल्यू निकालनी है, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। सो हाउ विल वी फाइंड दिस आउट?
1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32, बड़ी सारी वैल्यूज हैं, प्लस 1.36। अच्छे से करा है बच्चों ने एक्सपेरिमेंट, मतलब ना। अब ये आंसर एक्यूरेट है, प्रिसाइज क्या है? ये एक्यूरेट भी है, ये प्रिसाइज भी है, दोनों है। कि देखो रीडिंग्स काफी पास है एक दूसरे को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपका इतना ही आता है डिवाइडेड बाय 8। सो व्हाट विल दिस आंसर बी? टेल मी। दिख गया सतीश बेटा क्वेश्चन? मैम 1.225। नहीं, 225 तो कहां से आएगा? 2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये चीज मान के चलो कि जितनी ये रीडिंग्स आई है ना, उन्हीं के बीच में आपका आंसर आएगा, कभी भी उसके आगे या पीछे नहीं आएगा, वरना मान लेना गलत है। 1.33। मैम मीन वैल्यू 1.32। वेरी गुड, 1.33 आ रही है, रही सही वैल्यू मेरी। ये आई थी मैं। ठीक है, मेरी 1.33 आई वैल्यू। एक बार सब बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके चेक कर लेना। 1.33 आपकी आ रही है, नहीं आ मैम रही? 1.3275 आ रही है। हाँ तो ठीक है, 33 लिखोगे ना दो हाँ सिग्निफिकेंट हाँ फिगर्स में। हाँ, यस मैम, यस मैम। दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो 33 लिखोगे, नहीं लिखोगे? ठीक है, अब आपका अगला स्टेप क्या है? एब्सोल्यूट एरर निकालना। मैम पहले सबके एरर कैलकुलेट करने हैं। वेरी गुड। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? आपको मैम जो अगर मीन वैल्यू आई है उसमें से एक्चुअल वैल्यू माइनस करनी। वेरी गुड। एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या मतलब है? जो भी आपकी वैल्यू आई है उसमें से अपनी मीन वैल्यू माइनस कर दो, या फिर उल्टा कर दो, कुछ भी कर लो। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। सो लेट मी डू दिस, दैट आपने अपनी मीन वैल्यू में से जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है वो अपनी माइनस कर ली। तो अब ये निकालो सब में कितना कितना आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि μ1 अगर मेरी रीडिंग 1.29 है, उसका मतलब हो गया 1.33 माइनस 1.29, 0.4, 0.4 नहीं 0.04। ठीक है, ऐसे ही सबके अंदर निकाल मैम सकते हैं। स्क्रीन डिविजिबल है बच्चों? यस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग आउट एब्सोल्यूट एरर? कि जो भी आपकी मीन वैल्यू आई है उसके अंदर से आपने आपकी जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है उसका डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, सो एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द वैल्यू व्हिच यू हैव ऑब्टेन्ड। मैम 0.02 आ रहा है। 0 पॉइंट, ये मीन आपने बताया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसका मतलब है सबसे पहले आप अगर सारी क्वांटिटीज में निकालोगे तो डेल्टा μ1 मैंने निकाल दिया 1.33 माइनस 1.29, डेल्टा μ2 कितना हो जाएगा 1.33 माइनस 1.330, μ3 कितना हो जाएगा 1.34 और 1.33 में डिफरेंस, तो आई कैन राइट माइनस 0.01। ठीक है, ऐसे ही आई कैन फाइंड μ4 एज वेल। μ4 आपका कितना है 1.35, तो माइनस 0.02 लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके सारी वैल्यूज। यस मैम। ठीक है, डेल्टा μ5 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1.32 है, तो 1.33 माइनस 1.32 विल बी 0.01। μ6 अब आपका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1.36, तो 1.33 माइनस 1.36 will give me minus 0.03. Now I can find μ5, μ7. μ7 will be 1.33 minus 1.30, 0.03, and what will be the final value? 0 तो अब अगर U8 आपको मीन डेल्टा 8 एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? इन सबके मॉड को। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, आपको सबका पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको ऐड करके डिवाइड कर देना है 8 से। सो ट्राई टू डू दैट, फाइंड आउट द मीन। मैम 0.02 यार। देखो 0.02 ही आएगा, बाकी बच्चे भी एक बार निकाल लो। अब मैंने क्या बोला, मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे, ये एक ही एरर एक क्वेश्चन से सारे के सारे एरर समझ में आ जाएंगे। मैम तो परसेंटेज एरर 1.5% आ रहा है। हाँ, परसेंटेज एरर आपका 1.5% आएगा, प्लस माइनस 1.5%। गुड जॉब। मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मैम मतलब जो है? माइनस 0.01 होगा उसको प्लस का ही लेंगे ना। हाँ, प्लस का ही लोगे, मतलब सबका आपको मॉड लेना है। यू हैव टू टेक द मॉड ऑफ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? ये जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं ना सब में, इनका खाली पॉजिटिव वाला पार्ट ले लोगे। 0.04 प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 0.01
प्लस मॉड ऑफ माइनस 0.01 मैम प्लस 0.175 आ रहा है तो 0.2 हो जाएगा। हाँ प्लस ठीक है। मॉड ऑफ माइनस 0.02 प्लस मॉड ऑफ 0.01 प्लस मॉड ऑफ 0.03 आया था ना, नेगेटिव 0.03 का भी 0.03 आएगा, और प्लस मॉड ऑफ 0.03 प्लस मॉड ऑफ 0। ठीक है, डिवाइडेड दिस if this whole thing, I think my line गलती से intersected what I've written, so I'm writing plus 0.03 का mod, and if you divide this entire thing by the number of observations you will get mean absolute error। ठीक है सतीश बेटा, अभी समझ में आया? तो मॉड लेने का मतलब है सबकी खाली आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, मेरा आंसर आ गया था नियरली 0.0175। सो इसको आप लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे? 0.02 आएगा ना आंसर। वेरी गुड, इसको आप लिखोगे 0.02 अगेन इन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ वी कैन फाइंड आउट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? मैम जो मैम डेल्टा मैम एब्सोल्यूट डेल्टा एरर अपॉन अपॉन मीन। वेरी गुड, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर अपॉन जो आपका मैम जो मीन मीन वैल्यू है ना, उससे आप इसको डिवाइड कर देते हो। मैंने यहाँ पे वेक्टर का साइन बना दिया है, सो वी कैन डू दिस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू व्हिच वी ऑब्टेन? क्या आ जाएगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसकी जो मेरी वैल्यू आई थी वो नियरली आ गई थी 0.015 के आसपास। इज दिस ओके? तो यहाँ पर भी क्योंकि हमें अब इसको फिर से दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस करना है, सो आई विल राइट इट एज 0.02। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है? सही है, सही है ना? मैम परसेंटेज निकालने तो 100 से इंटू करना पड़ेगा ना। हाँ, अब परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज एरर का क्या मतलब है कि ये जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। यस मैम। ठीक है, सो यू मल्टीप्लाई इट बाय 100%। तो यहाँ पर जब आप क्या आंसर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1.5% विल बी योर आंसर। इज दिस ओके? सबको समझ में आया? ये सारी की सारी जो टर्म्स है एरर वाली, वो सारी की सारी टर्म्स इसमें कवर हो गई। तो अगर आपको कोई भी ऐसे 5-6 वैल्यूज गिवन है, सबसे पहला स्टेप है कि उन सारी की सारी वैल्यूज का मीन निकालना है हमको। वंस यू हैव डिटरमिन्ड द मीन, तो मीन निकालने के बाद क्या करेंगे? सब में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कि सबकी सब मीन से कितनी डिफर कर रही है। Once you have the value of absolute error for all the observations, you will add all the absolute errors so that you can determine the value of mean absolute error. Mean absolute error आ गया तो relative error निकाल लो और percentage error निकाल लो। Is it clear guys? अगले क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, तो वो भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हाँ सतीश बेटा क्या डाउट है? क्या डाउट है बच्चों? हाँ, अब बच्चों को अच्छा ये डाउट आ रहा होगा कि परसेंटेज एरर में आपने 1.5% लिखा है, यहाँ पे आपने 0.02 लिख दिया। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रही थी ना, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे 0.02 करना पड़ा। बट जब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू तो 0.015 के आसपास आएगी ना, तो वो आपका 1.5% ही रहेगा। परसेंटेज एरर अपॉन में नहीं लिखा मैंने, अपॉन में नहीं लिखा बेटा। जो आपका एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू व्हिच यू हैव ऑब्टेन्ड। ठीक है, जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आया है, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो फ्रॉम द मीन वैल्यू व्हिच यू हैव ऑब्टेन्ड एंड यू मल्टीप्लाई दैट बाय 100, यू विल ऑब्टेन योर परसेंटेज एरर। हाँ रचना बेटा क्या डाउट है? 0.015 पे ये राउंड ऑफ होके 0.01 आएगा ना, क्योंकि ऑड है 1। नहीं, और जब होता है तो 1 ऐड कर देते हैं ना। यस मैम। है ना, यहाँ पे 1 है तो ये 5 है इस साइड पे, तो जब ऑड होगा तो 1 ऐड कर देते हैं, जब इवन होता है तो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे ऑड है तो ये 1 ऐड हो जाएगा। ओके मैम हाँ बेटा, मैम परसेंटेज एरर तो पॉजिटिव आएगी ना? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। देखो अब एरर का मतलब क्या है कि आपकी जो भी अब क्वांटिटी है वो इतनी ऊपर भी हो सकती है, इतनी नीचे भी हो सकती है ना। तो एरर्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। रिलेटिव एरर भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, परसेंटेज एरर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। सतीश बेटा परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100।
रिलेटिव एरर को अगर आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर है मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। इफ आई मल्टीप्लाई दैट बाय 100 आई विल गेट परसेंटेज एरर। क्लियर है बच्चों दोनों बेटा की डाउट? यस मैम। 1.5 राउंड ऑफ करेंगी ना, दो सिग्निफिकेंट फिगर में है, राउंड ऑफ करोगे तो 2 आ जाएगा। 1.5 को अगर करते हैं तो राउंड ऑफ तो हो ही सकता है, राउंड ऑफ तो सारे नंबर्स हो सकते हैं, बट करेंगे नहीं क्योंकि हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है, वो हमने कर दिया। चलूं बेटा आगे? मैम Yes, 2 ma'am. सिग्निफिकेंट क्यों करना है? फिर से बोलो बच्चा। मैम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों करना है? 2 में नहीं करना। देखो यहाँ पर आपका जो भी आंसर है वो 1.33 के फॉर्म में है ना, तो इसलिए हम इनको जब भी एक्सप्रेस करते हैं रिलेटिव एरर को, हम उतनी ही फिगर्स में एक्सप्रेस करेंगे जैसे यहाँ पर जब तक इसका ही खत्म नहीं हो जाता। तो 0.02 जो है हमारा, वो हमारा 1.33 के कंपैरिजन में आ गया। 3 डिजिट्स आ गई ना इधर एक तरीके से। ठीक है, आप अपने आंसर को इसलिए मैम सिमेट्रिक तरीके से एक्सप्रेस करते हो। हाँ बेटा। मैम मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो थोड़ा एक बार और सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई डिवाइड का। बेटा अगर आप माइनस प्लस या मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो आप अपना जो भी, अब जैसे यहाँ पर हो सकता है आपका आंसर आया हो 1.32575, तो हमने लेकिन इसको एक्सप्रेस किया एज 1.33, है ना। तो क्यों, रीजन इसका क्या है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ पे लिखी है, वो सारी की सारी वैल्यूज हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कर रखी है। तो जो मीन वैल्यू है वो भी मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कर दी। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब हाँ बेटा, मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मैम। जो किस आपने चीज में हो रही है? एब्सोल्यूट एरर निकाला वो एक सिग्निफिकेंट में, और जो हम्म हमें क्वेश्चन 3 सिग्निफिकेंट में, हम्म और परसेंटेज निकालना वो 2 सिग्निफिकेंट में। हम्म कैसे मैम? बेटा देखो, अब इस केस में जैसे किस तरीके से आप इसको देखते हो, जैसे जितना मैं अगर मैम थोड़ा सा ऐसे जैसे वे परसेंटेज एरर निकाला तो हम्म आपने वहाँ पे जो वैल्यू ली 0.02 ली है या नहीं, 0.015? 0.015। ऐसा क्यों? इसको निकालने का क्या तरीका है? देखो एब्सोल्यूट एरर जब हम लोगों ने निकाला तो डायरेक्टली आप इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यस मैम। राइट? व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग देन आई एम गेटिंग 0.04 इन दिस केस। यस मैम। ठीक है, तो अब जो भी मैं आंसर यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्रेस करूंगी उसको इसी टर्म में तो एक्सप्रेस करूंगी ना बेटा, जो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पे मेरे पास आ रहा है। यस मैम। है ना बच्चों? तो दैट इज वाई जो एरर मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैंने आज 0.02 एक्सप्रेस कर दिया है। एरर को हम 0.02 पर एक्सप्रेस है करेंगे। पर वही हाँ है, है, वैल्यू एग्जैक्ट जो तो है। वही है, बस हमने हाँ उसको वो करके लिख दिया मतलब। राइट, मतलब यहाँ पर अब जैसे जो भी आप सब्ट्रैक्ट करके जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो वैल्यू को, उसमें से आप 0.04 के तरीके से तो एक्सप्रेस करोगे ना बेटा। बेटा दैट यस रिप्रेजेंट्स मैम। मीन। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये जो म्यू के ऊपर लगा हुआ है साइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन। यस मैम। ठीक है बच्चों? यस मैम। और यहाँ पर अब मैम जब जब एक सेकंड बेटा, हाँ बोलो। मैम म्यू बार में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, बट परसेंटेज एरर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर मैम सिग्निफिकेंट फिगर्स तो डिफरेंट हो गए। परसेंटेज एरर की लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखनी नहीं ना बच्चा। परसेंटेज एरर तो आपका ये बताया है कि अब जो आपका आंसर आया है, ठीक है, आपका जो आंसर आया है उसके अंदर कितना एरर आ रहा है आपका, है ना। तो हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है वो जो ये म्यू बार है और ये जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी आप देख सकते हो। परसेंटेज एरर की अपन लोग नहीं देखेंगे। रिलेटिव एरर में भी नहीं देखते हैं। रिलेटिव एरर में तो देखो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, अगर आप राउंड ऑफ नहीं करते तब भी काम चल जाता, बट ठीक है राउंड ऑफ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हम एक्सप्रेस करेंगे जैसे हमने यहाँ पर आंसर निकाला है ना ये एब्सोल्यूट एरर का। तो जितने Yes, आपके ma'am. एब्सोल्यूट एरर के अंदर सिग्निफिकेंट्स आते हैं उससे ही अंदर हम रिलेटिव एरर के तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं। Okay, मैम। ठीक है, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसी के टर्म्स में हम रिलेटिव एरर को भी एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि अब आप अपने आंसर को कैसे लिखोगे एक तरीके से, अगर मैं आपसे इसका फाइनल आंसर पूछूं, यू विल रिप्रेजेंट इट एज 1.33 प्लस माइनस 0.02। सो दिस लुक्स राइट, राइट? दैट इज व्हाई वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, हाँ अंकुश बेटा क्या डाउट है बच्चा? मैम अगर 5 के आगे इवन होता तब तो राउंड ऑफ नहीं होता, तब तो सेम ही नहीं, होता। अगर यहाँ पे 0.025 होता तो उसको 0.02 लिखते। 5 को मतलब छोड़ देते। हाँ, फिर 5 को आप राउंड ऑफ अगर करते हो और इवन होता है, बेसिकली इफ यू आर राउंडिंग ऑफ 0.0045, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी मैं 0.004 लिख दूंगी।
समझ ठीक है, गया। अगर ऑड नंबर होता है तो उसमें आप 1 ऐड करते हो, इवन नंबर होता है तो आप 1 ऐड नहीं करते। बेटा ये यू नहीं है, ये म्यू है। म्यू इज बेसिकली द सिंबल फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूं या फिर टाटा बाय बाय करनी है? मैम एक क्वेश्चन और करवा दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे है बेटा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैसे अब हम जो एरर लिख रहे हैं वो एरर हम इंश्योर करते हैं कि बॉडी को, मतलब जो भी हमारा आंसर है उसको हम इसी तरीके से एक्सप्रेस करें कि जो फाइनल डिजिट है ना हमारी वो कोइंसाइड हो रही हो। क्योंकि इसका बेसिकली क्या मतलब है, यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब है कि मेरा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 13.8 मीटर्स, एंड डिस्टेंस के अंदर मुझे एरर कितना गिवन है 0.2 मीटर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम मुझे कितना गिवन है 4 सेकेंड्स, और टाइम के अंदर मुझे एरर कितना गिवन है 0.3 सेकेंड्स। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ वी डू दिस। इज दिस ओके? ठीक है, अब आपको बेटा वेलोसिटी निकालनी है एरर लिमिट्स में। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे एरर इन वेलोसिटी निकालना है तो एरर इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एरर इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट प्लस एरर इन टाइम अपॉन टाइम। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में ये फॉर्मूला देखा होगा बेटा कि अगर दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही होती है तो उसका एरर कैसे लिखते हैं? Yes, ma'am. राइट, तो यहाँ पे नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट डेल्टा वी की वैल्यू। Yes, ma'am. ठीक है, तो निकाल के बताओ कितनी आ जाएगी। डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 13.8 डिवाइडेड बाय 0.8। वेलोसिटी आ जाएगी 13.8 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारा 4 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी की कितनी वैल्यू आ गई 3.45 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आएगी। क्योंकि टाइम के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज 3.5 मीटर पर सेकेंड। और यहां से आप डेल्टा वी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। डेल्टा वी की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे, यू कैन प्लग इन दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, यू कैन प्लग इन दी वैल्यू ऑफ एस, यू प्लग इन दी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, यू प्लग इन दी वैल्यू ऑफ टी, एंड यू प्लग इन दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो जब डेल्टा, क्या वैल्यू आएगी बेटा डेल्टा वी की? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी, बता दूं कितनी आती है? कैलकुलेट करेंगे घर जाके। इसकी वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आपके पास 0.3087। So now again we need to round this off, and how much will we round this off? ठीक है, इसको, हाँ इसको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्या लें 3.5 लें या 3.45? नहीं 3.5 लेंगे ना बेटा, क्योंकि टाइम में आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं मैम, वेलोसिटी की। हाँ वेलोसिटी की बता रही हूँ ना, सिंस यू आर डिवाइडिंग 13.8 by 4.0 देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन जीरो। तो आप इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर को एक्सप्रेस करोगे। दो ही सिग्निफिकेंट फिगर कैसे? क्योंकि बेटा 4.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना मैम। 13.8 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है मैम। 4 तो इवन नंबर है तो 3.4 रहेगा ना। हाँ 3.4 कंसिडर कर लेते हैं। एक सेकेंड, राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो 3.4 लिख देते हैं। बट यहाँ पे डिस्टेंस में 13.8 है तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। हाँ टाइम में कितनी है? टाइम में तो मैम ये प्योर नंबर है तो इसमें तो नहीं, अच्छा, टाइम दो है, आपका हाँ, दो है, 4.0 सेकंड्स के साथ गिवन है ना बेटा। तो टाइम में आपकी वो दो मैम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। हाँ, तो टाइम के अंदर क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टाइम आपका प्योर नंबर नहीं हुआ ना। इधर इधर आपका टाइम जो हो गया वो आपने किसी स्टॉप वॉच वगैरह इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, सो इट इज नॉट अ प्योर नंबर एनीमोर। सो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एज वेल। डेल्टा वी को अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 0.31 के आसपास आ जाएगा, 31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इफ वी वांट टू एक्सप्रेस वेलोसिटी वी कैन एक्सप्रेस इट एज 3.4 प्लस माइनस 0.31 मीटर पर सेकेंड। मैम आपकी स्क्रीन रुक गई, एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैम अटेंडेंस होगी क्या? अटेंडेंस मैंने आप लोगों की नोट डाउन कर ली है। मैम मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन हूं तो वो वाली आईडी में एक आएगी। काम करो, आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पे एक बार टेक्स्ट कर दो अपने नाम,
ओके ठीक है, मैम, आप क्योंकि दूसरी आईडी से ज्वाइन हो तो एक बार आप मुझे अपने नाम भी टेक्स्ट कर दो बेटा। ओके मैम। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? चलो एक बार अब अटेंडेंस भी एक बार वेरीफाई भी कर लेती हूँ। एक बार लेट मी टेक योर अटेंडेंस अगेन। इतना ही करेंगे बच्चों आज की क्लास में। थैंक यू सो मच, जस्ट वेट फॉर योर अटेंडेंस। थैंक यू सो मच बच्चों। इसके बाद